हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं सेम टॉपिक, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। पिछले वीडियो में हमने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, इनके कुछ फीचर्स और कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे पाकिस्तान, चाइना, मैक्सिको एंड ऑल। ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ही क्यों, लोकतंत्र ही क्यों चाहिए, मतलब हमारी कंट्री में लोकतंत्र ही क्यों है, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, साथ ही साथ डीमेरिट एंड मेरिट, मतलब क्या क्या कमियां हैं लोकतंत्र में और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, जो मेरिट्स हैं, एडवांटेज हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं। पहले हम लोग रिकॉल कर लेंगे, हम लोग ने 4 फीचर्स पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसे वापस से रिकॉल कर लेंगे जल्दी जल्दी। तो जो फर्स्ट फीचर हमने पढ़ा था कि जो भी मेजर डिसीजन लिया जाएगा वो इलेक्टेड लीडर के द्वारा लिया जाएगा। मेजर डिसीजन जो लिया जाएगा, जो फैसले किए जाएंगे, वो जो चुनी हुई सरकार आएगी, जो चुने हुए लीडर्स होंगे, नेता होंगे, उनके द्वारा लिया जाएगा। ओके, सेकेंड फीचर्स में हम देखेंगे कि जो इलेक्शन होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का, मतलब किसी भी लोगों पे हम ये दबाव ना डालें कि हाँ इसी पार्टी को वोट करो या इस पर्टिकुलर लीडर को वोट करो। ओके, सो नेक्स्ट इज़ 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू की बात करें तो इसमें हमारी कंट्री में एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो यूज़ किया जाता है। मतलब 18 एंड 18 से अबव जो भी एडल्ट हैं वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, 18 ईयर्स ओल्ड और उसके अबव जो भी जनता है वो वोट कर सकती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो A democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens right। जो गवर्नमेंट है, वो जो चुनी हुई सरकार है, वो उस लिमिट में ही काम कर सकती है, संविधानिक कानून के अनुसार ही काम कर सकती है। ठीक है, वो उसके बियॉन्ड जाके कोई भी काम, कोई भी स्टेप नहीं ले सकती। ओके, ये तो हम लोग ने कर रखा था। नेक्स्ट हम लोग आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। मतलब इसमें हम लोग लोकतंत्र में क्या बुराइयां हैं, ठीक है, मतलब क्या लिमिटेशंस हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, लीडर कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। जो नेता है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो बदलता रहता है। ठीक है, लोकतंत्र में तो इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं हो रहती है, जो अस्थिरता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है उस। तो ऐसे में जो पिछले, मान लीजिए इस सरकार ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ और इलेक्शन आ गया और वो सरकार चेंज हो गई। ठीक है, दूसरी सरकार आ गई, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीत गई। तो क्या होगा, जो पिछले सरकार ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो प्रोजेक्ट या तो स्लो डाउन हो जाएगा, या अगर इस सरकार को अगर वो मंजूर नहीं है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को बंद भी कर सकते हैं वो। तो इससे क्या होता है, जो कंट्री की डेवलपमेंट है वो कुछ हद तक स्लो डाउन हो जाती है, धीमी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। इसमें मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक दूसरे से कंपटीशन में अपने पावर को गेन करने के लिए, मतलब सत्ता पाने के लिए वो वहाँ कंपटीशन होता है। और क्या होता है उसमें, वो अपनी नैतिकता भूल जाते हैं, मॉरल, बस जीतना है उनको, इलेक्शन में बस जीतना है। तो अपनी नैतिकता उस टाइम वो लीडर्स भूल जाते हैं कि उन्हें आखिर करना क्या है। ठीक है, many people had to be, third point is many people had to be consulted in democracy which leads to delay।
डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि अगर कोई बिल पास करवाना है, ठीक है, तो मान लीजिए अगर पहले राज्यसभा में पास हो गया तो फिर लोकसभा में पास होना है, फिर उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर लगेगा, उसके बाद वो बिल कंफर्म होती है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये 6 महीने, साल भर, कभी इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं बिल पास करवाने में। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी डिसीजन लेने में डिले होता है। हाँ, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। हमारा 4th पॉइंट है, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल लीड्स टू समटाइम्स बैड डिसीजन। कभी कभी जो चुनी हुई सरकार है वो लोगों को क्या चाहिए, लोगों की अच्छाई के लिए क्या होना चाहिए, वो कभी कभी वो समझ नहीं पाती है, तो उसकी वजह से वो कभी कभी बैड डिसीजंस ले लेती है। तो इससे भी ये भी एक डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी की, दैट इज़ लोकतंत्र। डेमोक्रेसी, हमारा 5th पॉइंट है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बेस्ड ऑन इलेक्टोरल करप्शन। ठीक है, चुनावी भ्रष्टाचार। इसकी बात करें तो आप अक्सर सुनते होंगे इन न्यूज़ इलेक्शन के टाइम पे कि कहीं पैसे बांटते हुए नज़र आ गए, है ना, मतलब पैसों पे वोट खरीदा जा रहा है, कहीं धर्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे वो वोट मांगे जा रहे हैं। तो ये जो है ये चुनावी भ्रष्टाचार है। ठीक है, लोगों को क्या चाहिए, जो 6th पॉइंट है हमारा वो यही है कि जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो आम जनता है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस बेसिस पे वोट करे, किस बेसिस पे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने। ठीक है, उनको पता ही नहीं है। वो कोई बहला फुसला लेता है कि हाँ भाई हम आपके कास्ट के हैं, हम आपके रिलीजन के हैं, हमें वोट करो, तो वो उस बेसिस पे वो वोटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो आम जनता को पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। और सेकंड थिंग, कंट्रीज़ में, मतलब जो देश में जो डिसीजंस चाहिए होते हैं उनके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है, एग्जैक्ट क्या होना है उनको कुछ नहीं पता है। हाँ, तो इसकी वजह से भी दिक्कतें आती हैं, तो ये भी एक डिमेरिट है। तो हम लोगों ने डिसएडवांटेज पढ़ लिया, 6 डिसएडवांटेज। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि मेंशन डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप वो 6 पॉइंट मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। मतलब अब आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर लोकतंत्र में इतने डिसएडवांटेज हैं, इतनी खामियां हैं, तो भी क्यों इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जा रहा है। कुछ अच्छाई होगी तभी तो उससे पहले ये एडवांटेज, अच्छाइयाँ जो हैं उनको पढ़ने से पहले, खूबियों को पढ़ने से पहले हम लोग एक केस स्टडी कर लेते हैं। एक्चुअली में इन पास्ट 1958 से 1961 की बात करें तो सूखा, भुखमरी छा गई थी। ठीक है, साउथ एशियन रीजन में। तो यहाँ हम लोग चाइना और इंडिया, 2 कंट्री को कंपेयर करेंगे कि उन्होंने कैसे इस सूखे से निपटने का कैसे काम किया। ठीक है, तो चाइना की बात करें तो चाइना में 1 पार्टी रूल है, और इंडिया की बात करें तो यहाँ डेमोक्रेसी है। तो एज़ कंपेयर टू, अगर दोनों देशों को कंपेयर करें तो चाइना इकोनॉमिकली ज़्यादा स्टेबल है अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो। देन आल्सो अगर इंडिया की बात करें तो उस टाइम इसे जस्ट 10-11 साल पहले इंडिपेंडेंस मिली थी, तो इसकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ब्रिटिशर ने, अंग्रेज़ों ने यहाँ लूट मार करके जो जनता थी, जो देश है, उसको बिल्कुल ही लूट लिया था, गरीब बना दिया था देश को। ठीक है, बट देन आल्सो जो इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उन्होंने अच्छे से काम किया और इस भुखमरी के कंडीशन को
जो भोजन की किल्लतें हो रही थी, इस इशू को बहुत अच्छे से हैंडल किया। लेकिन अगर वहीं चाइना की बात करें तो चाइना में वन पार्टी रूल है, ठीक है, उन्हें कोई भी उनके अपोज में बोलने वाला नहीं है, ठीक है। तो वहाँ उनकी सरकार एक तरह से फेल रही इस कंडीशन को टैकल करने में, और उस टाइम 3 करोड़ लोग मरे थे, 3 करोड़ पीपल डाइड। ओके, सो दैट्स इट, ये केस स्टडी है, और इसमें हम लोग ने समझा कुछ कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कुछ हद तक लोगों के लिए अच्छा ही है, बेस्ट नहीं है बट इट्स बेटर ऑप्शन। ओके, तो अब हम एडवांटेज देख लेंगे, अच्छा या खूबियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो लोकतंत्र की सरकार है ये ज़्यादा उत्तरदायी है, ठीक है। इसके जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको जवाब देना पड़ता है जनता को। अगर नेक्स्ट टाइम मान लीजिए इस बार इलेक्शन में वो जीत गई, तो नेक्स्ट टाइम अगर वो इलेक्शन फिर से वोट मांगने जाएगी, मत अगर मांगने जाएगी, तो लोगों को उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने पिछली बार के जीत से उन्होंने क्या क्या काम किया, उनके लिए, जनता के लिए क्या क्या काम किया, है ना। तो ये अकाउंटेबल है, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको उत्तरदायित्व है वो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सेकेंड पॉइंट हमने डिसएडवांटेज में पढ़ा था कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं कोई भी फैसला लेने में, जिसकी वजह से डिले हो जाता है, लेट हो जाता है कोई भी फैसला लेने में, है ना। लेकिन ये एक तरह से एडवांटेज भी है, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग मिल के डिसीजन ले रहे हैं तो वो कुछ अच्छा डिसीजन होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारी फैमिली को ले लेते हैं, ठीक है। हमारी फैमिली में अगर कोई परेशानी आ रही है, तो अगर हम अपनी फैमिली से डिस्कस करते हैं तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल ही आता है ना। तो वैसे ही, और अगर खुद में ही घुटते रहे, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई और खुद में ही घुट रहे हैं, तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है एग्जैक्ट, और कभी कभी हम गलत कदम भी उठा लेते हैं। वैसे ही डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो जो डिसीजन, जो फैसला लिया जाता है वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ओके, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स विच पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, हाँ, थर्ड पॉइंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट। जो लोकतंत्र की सरकार है उसमें अगर नॉर्मली आप देखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है, कि यहाँ वैराइटीज़ हैं, मतलब बहुत सारे रिलीजन के लोग रह रहे हैं, है ना, कल्चर डिफरेंट है, हर कुछ में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट फिर भी यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं देखा जाता, है ना। तो ये क्यों, ये भी एक लोकतंत्र का एक एडवांटेज है, यहाँ बातों से जो है कॉन्फ्लिक्ट सुलझाया जाता है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इन्हांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, दैट मीन्स एवरीवन इज इक्वल एंड मेंटेन यूनिटी ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी जो है हर एक इंसान को एक दूसरे से, मतलब गवर्नमेंट के सामने, सरकार के सामने, लोकतंत्र में हर एक इंसान इक्वल है, बराबर है, ठीक है। उनमें कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, किसी भी मतलब किसी भी बेसिस पे नहीं, इवन ना रिलीजन, ना धर्म के बेसिस पे, ना कास्ट के, ना जाति के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे हम लोग, ना ही अमीर गरीब देख के, किसी भी बेसिस पे भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। और इसकी वजह से एक यूनिटी मेंटेन रहती है कंट्री में। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। ये लोकतंत्र जो है वो हमें एक मौका देती है हमारी गलतियों को सुधारने की। वो कैसे, तो अगर मान लीजिए हमने कोई लीडर चुन लिया, ठीक है, अब वो लीडर कुछ काम नहीं कर रही है,
तो नेक्स्ट जो वोटिंग हो, जो इलेक्शन होगा, तो हम जो जिस प्रतिनिधि को चुनेंगे वो हमारे अनुसार जो अच्छा होगा उसे चुनेंगे, ठीक है। जो पहले हमने गलती कर दी जिसे चुन के, वो गलती हम सुधार सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में, है ना। दूसरी बार जो चुनाव होगा उसमें हम लोग उस गलती को सुधार सकते हैं। तो एक मौका मिलता है हमें अपनी गलतियों को सुधारने का, ठीक है। ये एक एडवांटेज है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, पहले तो हमारे यहाँ या नॉर्मली जो डेमोक्रेसी फॉलो होती है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वैसे डेमोक्रेसी दो तरह की, किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी जो है इन दो तरह, मतलब या तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। डायरेक्ट की बात करें तो वहाँ जनता खुद डिसीजन लेती है, और इनडायरेक्ट की बात करें तो उसमें जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है, और वो प्रतिनिधि जो है वो जनता के बिहाफ पे काम करती है, ठीक है, फैसले लेती है। तो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कर रही हूँ मैं, प्रतिनिधिक लोकतंत्र। नॉर्मली यही एग्जिस्ट करता है बहुत सारे कंट्रीज़ में। तो ये क्यों रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्यों प्रतिनिधिक लोकतंत्र, क्यों? ओके, तो इसके कुछ कारण है। जैसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिजिकली इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। देखिए, हम अपनी ही कंट्री की एग्जांपल ले कि हमारे कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है ना, करोड़ों में है। तो हम इतने करोड़ लोगों को एक साथ बिठा के उनके डिसीजंस जो हैं, फैसले जो हैं करवाए जाएं, तो कितना टाइम लग जाएगा। एक बिल पास करवाने में, मैंने बताया था कि एक बिल पास करवाने में राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर प्रेसिडेंट 6 महीना 1 साल लग जाता है। तो मान लीजिए अगर हम लोग इतने करोड़ लोगों को फैसले लेने में इन्वॉल्व करें तो कितना टाइम कंज्यूम करेगा, बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से प्रातिनिधिक लोकतंत्र को यूज़ किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को यूज़ किया जाता है। दूसरा ये कि हर एक जो नागरिक है वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता, ठीक है, और ना उनके पास इतना टाइम है और ना उनके पास इतनी स्किल है, मतलब वो समझते भी तो नहीं है हर कुछ जो कंट्री के हित में क्या होना चाहिए, हर किसी नागरिक को ये नहीं पता होता है, ठीक है। उसकी वजह से हर एक डिसीजन में पार्टिसिपेट करना पॉसिबल नहीं है। ओके, सॉरी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ट्रू डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी। अगर ट्रू डेमोक्रेसी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को हम परफेक्ट डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते, मतलब परफेक्टली वो उस कंट्री में, उस देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो ट्रू डेमोक्रेसी है उसका मतलब ये होता है कि हर एक नागरिक जो है हर एक फैसले में बराबर का हिस्सेदार हो, ठीक है, हर एक फैसले में उनका जो रोल हो वो इक्वल हो, ठीक है। और दूसरा जो है उनके पास इक्वल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, सिटीजन की बात कर रही हूँ मैं, नागरिकों की बात कर रही हूँ, और इक्वल रिसोर्सेज होना चाहिए, सब में बराबरी होनी चाहिए। तो अगर इस क्राइटेरिया को देखें तो कोई भी कंट्री इस पे फिट नहीं आती। तो इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी देश हैं इस वर्ल्ड में, उसमें किसी में भी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। बट इसमें बस लीडर्स ही इन्वॉल्व नहीं है, रूलर्स जो रूल कर रहे हैं उनकी गलती नहीं है, उसमें सिटीजन्स भी बराबर के हिस्सेदार हैं। कैसे?
हमें हमारे राइट्स नहीं पता। मतलब एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं बोल रही कि किसी को नहीं पता, लेकिन पूरी हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है, हमारे एक एक जनता की बात करिए, डेमोक्रेसी हर एक सिटीजन की बात करता है, हर एक नागरिक की बात करता है। तो हर एक नागरिक की बात करें तो हर एक नागरिक को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता है, ठीक है। वो किस, जैसे वोटिंग की बात करें, इलेक्शन में ही हमने डिस्कस किया कि कभी कभी न्यूज़ में आ जाता है कि जो है लीडर्स वो मतलब उनके वोट के लिए उन्हें पैसे पे कर रही है और जनता पैसों पे वोटिंग कर रही है। तो जनता को ये नहीं पता है, नागरिकों को ये नहीं पता है कि वो पैसे लेके वोट ना करे, बल्कि उसके अपोजिट जो कंट्री के डेवलपमेंट में जो काम हो, ठीक है, उस बेसिस पे वोट करें, ठीक है, या नागरिकों के लिए के हित में जो काम करे, ओके, उस लीडर को चुनना चाहिए, किसी कास्ट, किसी धर्म, किसी रिलीजन के बेसिस पे नहीं, ठीक है। तो दैट्स इट, ये चैप्टर ख़त्म हुआ और इसके जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर इस चैप्टर में कोई भी क्वेरीज़ है आपकी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछ सकते हो। एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।